आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी की। टॉपिक का नाम क्या बोलो? एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। पहले है एंट्रोपी। देखिए, एंट्रोपी की दो डेफिनेशंस हैं। पहले हम कहते हैं कि इट इज measure of disorderness of a system। यानी किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को मेजर करना इज एंट्रोपी। यानी आप उस सिस्टम को देख के, मतलब मिसाल के तौर पे इस वक्त आपके कमरे में बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं। अगर आप ये सोचें कि यार इन कुर्सियों का 1 to ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 क्या डिसऑर्डरनेस है। 10 का मतलब है कि बिल्कुल की हौस है, बहुत डिसऑर्डर्ड है। 1 का मतलब है परफेक्टली अरेंज्ड है। तो आप कहते हैं ना तो मेरे कमरे की कुर्सियां परफेक्टली अरेंज्ड है। परफेक्टली अरेंज होती हैं जैसे सिनेमा में आप जाते हैं तो आपने देखा हर चेयर बोल्ट होके जमीन में फर्श में लगी होती है और एक प्रॉपर सीध से लगी होती है, 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं होती। राइट। तो अगर तो उस तरह है, नहीं वो तो परफेक्टली अरेंज्ड है। क्या उल्टी फुल्टी पड़ी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आप एक एक नंबर असाइन कर सकते हैं। आप कहते हैं जी लेट्स से 3 और 4 और 5। ये जो नंबर आप असाइन करते हैं जिसमें आप उसका डिसऑर्डरनेस बता रहे होते हैं आउट ऑफ 10 ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, इसे आप एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है। लेकिन आप कहते हैं जी इस तरह लगाया तो नहीं जा सकता। तो साइंटिस्ट ने ये नंबर लगाने का एक तरीका बताया, यानी इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। और वो कैसे मेजर किया जाता है वो देखें, लिखिए जरा नेक्स्ट पार्ट में। इट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग measuring number of possible arrangements of the particles and their energy in a given system। इसलिए आप इसको डिफाइन भी इस तरह कर सकते हैं, और लिख लीजिए एंट्रोपी इज नंबर ऑफ पॉसिबल, ये डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स of the particles and their energy in a given system। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी कि ये जो डेफिनेशन है इसका क्या मतलब है। तो जब आपको डिफाइन कहे तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाली डेफिनेशन लिखें जिसको मैंने अभी इनबॉक्स किया है। ठीक है। ये वाली भी एक्सेप्ट हो सकती है, ये वाली, बट बेटर है ये वाली लिखें जिसको मैंने इनबॉक्स किया है। ओके। अब देखें क्या मतलब, क्या है इसका मतलब। ये है, अब सुनना बच्चों। लेट्स से मैं आपको कहूं कि आपके रूम में, मुस्तफा मैंने आपके रूम की सारी चेयर्स निकाल दी, सिर्फ 2 चेयर्स छोड़ दी। कितनी चेयर्स छोड़ी?
और अब आपको मैं कहूं कि इसके पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट बताएं, तो आप कहते हैं जी दोनों चेयर का मुंह इधर सामने व्हाइट बोर्ड की तरफ करके रख दें। एक ये अरेंजमेंट हो सकती है ना। एक हो सकती है एक को मुंह सामने कर दें, एक का पीछे कर दें, तो दूसरी अरेंजमेंट हो गई। यानी दोनों चेयर्स आप इस तरह रखेंगे, ये एक अरेंजमेंट हो गई। एक चेयर को इस तरह रखें, एक को उसके पीछे रख दें, ये दूसरी अरेंजमेंट हो गई। फिर तीसरी अरेंजमेंट क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दें। चौथी अरेंज, यानी व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट, चार हैं, पांच हैं, छह हैं, ये उसकी एंट्रोपी वैल्यू हो जाएगी। समझ आ गई बात। लेकिन अगर मैं दोनों चेयर्स जहां आमना बैठी हैं वहां रख के दोनों के नीचे नट लगा के बोल्ट करके उसका मुंह सामने कर दूं, वो आप उठा नहीं सकते, तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो गई? एक, ओनली वन, क्योंकि अब वो चेंज नहीं हो सकती ना। तो आप कहते हैं उसकी एंट्रोपी वैल्यू वन हो जाएगी। या बात समझिए कि एक सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो जितने ज्यादा लूज होंगे, जितनी ज्यादा उनकी अरेंजमेंट चेंज होगी, उतनी बड़ी एंट्रोपी वैल्यू होगी। जितने वो हेल्ड एट देयर पोजीशंस होंगे, कम अरेंजमेंट हो सकेंगी, उतनी कम एंट्रोपी वैल्यू होगी। समझ आ रही है बात। सो एंट्रोपी क्योंकि केओस को बता रहा है ना, तो अगर वो जुड़े हुए हैं, फिक्स्ड हैं, बंधे हुए हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, तो एंट्रोपी कम होगी। और जितने वो ज्यादा डिसऑर्डर्ड हैं, हिला जुला सकते हैं, आप उनको मूव कर सकते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं, उतना केओस ज्यादा क्रिएट होगा, उतनी ऑब्वियसली एंट्रोपी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब वो कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, सिंबल एस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल एस से। और इफ measured under standard conditions, तो एस नॉट। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? वही जो यूज होती थी। द स्टैंडर्ड कंडीशंस आर सेम यूज्ड फॉर इंथैल्पी, जो इंथैल्पी में यूज होती थी। वो आपको याद है क्या है? रूम टेम्परेचर होना चाहिए जब उसकी एंट्रोपी को ले रहे हैं, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 atm प्रेशर होना चाहिए। ओके, अगर कोई आपको सोल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आ जाते हैं एंट्रोपी एंड फिजिकल स्टेट्स। आपको खुद ही अब समझ आ गई है कि अगर केहॉस या डिसऑर्डरनेस की बात है, तो तीन चीजें मैं आपके सामने लिखता हूं। एक सॉलिड, एक लिक्विड, और एक गैस। सॉरी, एक चीज ऊपर बताना भूल गया, एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी जो है वो होती हैं जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये हैं यूनिट्स। ओके, जूल पर मोल पर केल्विन। अब वो कहता है आप ही बता दें, ये आपका आसान सी चीज है कि ये एक सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस हैं, हेल्ड एट देयर पोजीशंस हैं। ये लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स थोड़े बहुत एक दूसरे के ऊपर रिवॉल्व कर सकते हैं। ये गैस है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं। व्हाट डू यू थिंक, इनमें से सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी? हम ना, आप बताएं। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डरनेस। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस के हॉस होगा, उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी।
क्या सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड परफेक्टली अरेंज्ड जस्ट लाइक अ सिनेमा चेयर्स हैं? तो फिर क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? कि उसकी एंट्रोपी बहुत कम होगी। और गैस जिसमें एक परफेक्ट केओस है, कंप्लीट केओस है, पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो वो क्या होगा? यस। तो आप कहते हैं जी कि सॉलिड की एंट्रोपी वैल्यू कम होगी, राइट? फिर लिक्विड की होगी, फिर गैस की होगी। और आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस कैसे चेंज होते हैं? मैं इसको एक ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ कि क्या चेंज होगा। इधर देखो, जैसे ये अगर टेम्परेचर है, नहीं इसको इस तरह कर लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर हम ले लेते हैं एंट्रोपी और इधर ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है? अब लेट्स से हमने आइस ले लिया। आपको पता है जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम कोई टेम्परेचर नहीं होता, जिसको आप दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? 0 केल्विन। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तब एंट्रोपी की वैल्यू भी हर ऑब्जेक्ट की जीरो ही हो जाती है, ठीक है? इसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो एक बात याद रखना कि एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। उसके बाद आपने इसको हीट किया, आप कहते हैं पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, तो उसकी केओस आएगा, तो आप कहते हैं यस। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। लेकिन अब ये आइस है, ये कौन है? ये आइस है, ठीक है? जब टेम्परेचर आया 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है ना क्या होगा, जिसे 273 केल्विन भी बोलते हैं। आइस क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी। और किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड वाटर में। आप कहते हैं फिर सॉलिड से लिक्विड तो एंट्रोपी में बड़ा चेंज आएगा। यस। तो इसलिए आपने देखा एकदम चेंज आ गया, राइट? एंड देन अगर आप इसी चीज को आगे लेके जाएं, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं इसी को हीट करता रहता हूं, दिस इज अ वाटर एंड आई एम स्टिल हीटिंग इट, तो आप कहते हैं फिर टेम्परेचर राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, ओके? एंड देन इट सडनली गोज अप। ये क्या है? दिस इज व्हेन द सब्सटेंस टर्न्ड इनटू द गैस स्टेट, राइट? सो दिस इज, ये क्या स्टेट थी? दिस वाज सॉलिड। फिर ये यहाँ पे किस स्टेट में गया? लिक्विड। और यहाँ किस स्टेट में गया? गैस। तो एक चीज आपने नोटिस की है कि द बिग चेंज इन एंट्रोपी कब हो रहा है? जब जब टेम्परेचर, जब कोई सब्सटेंस मेल्ट या बॉयल होता है, राइट? तो ये याद रख लेना कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो बिग चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ ये क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है। तो बिग चेंज इन एंट्रोपी, यानी जब भी स्टेट चेंज होगा तो एंट्रोपी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। और अदरवाइज जब भी आप हीट करेंगे किसी भी सिस्टम को, तो उसका जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके? नेक्स्ट। सो यहां तक आपको बात समझ आ गई कि एंट्रोपी क्या है? एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो होती है जब आप उसको हीट करते हैं, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो उनकी एंट्रोपी बढ़ने लग जाती है। जब वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं तो एक बड़ा चेंज इन एंट्रोपी आता है, ठीक है? और जब भी बड़ा चेंज आएगा हमें समझ आ जाएगी कि ये कब और कब कब बड़ा चेंज आया। पहले 0 डिग्री पे आया और फिर किस पे आया? 100 डिग्री सेल्सियस इन दिस केस, यानी 373 केल्विन पे, राइट? तो ये आपने टेम्परेचर्स याद रखने हैं
क्योंकि दीज आर द टेम्परेचर्स जिसको ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री क्योंकि ये आइस था, और -273 क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है, जहां पे उसकी एंट्रोपी वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। ओके, नेक्स्ट। ओके, हियर यू गो। अब इसमें ये तो हो गया फिजिकल स्टेट चेंज से एंट्रोपी में क्या चेंज आता है। इज इट क्लियर नाउ? अब वो कह रहा है कि अगर किसी रिएक्शन में, लेट्स लुक एट द केमिकल रिएक्शन, तब एंट्रोपी में क्या होता है। एंड एंट्रोपी, अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल, अब ये सुनना गौर से, लेट्स से ये एक बीकर है। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए। ये सॉलिड है ना, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो इनकी एंट्रोपीज वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी गई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फूड ऑफ थॉट बता रहा हूं, ये याद नहीं करना। तो जो एंट्रोपीज आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो सॉलिड की एंट्रोपी तकरीबन 0 से लेकर 50 के बीच बीच में आती है। जैसे डायमंड हमारे सिलेबस में सबसे ऑर्गेनाइज्ड वो है, सबसे अरेंज्ड है, तो उसकी तकरीबन 2 या 3 जूल पर मोल पर केल्विन आती है। ठीक है, जो नॉर्मल एंट्रोपी होती है। और इसी तरह 50 से 150 तक, मैं फिर कह रहा हूं ये कोई कंफर्म्ड वैल्यूज नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, जूल पर मोल पर केल्विन। और अबव 150 होगा फॉर द गैसेस। जनरली ये वैल्यूज आपको असाइंड होती हैं, याद नहीं करनी होती। सो अब आपको समझ आ गई कि हाँ यार, जो सॉलिड लिक्विड गैस है उनकी एंट्रोपीज किस तरह वो होती हैं। तो अब अगर लेट से मैं केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक रिएक्शन था जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को लिया यहाँ बीकर में। तो हर ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की कोई ना कोई एंट्रोपी होगी, ये एक सॉलिड है। तो लेट्स एज्यूम कि जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट पे एंट्रोपी वैल्यूज थी 50 जूल पर मोल पर केल्विन। सॉलिड है ना, इसलिए मैंने इसको 50 दे दिया। अब जब आप इसको हीट करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो आप कह रहे हैं ये तो खत्म हो जाएगा, इट्स गॉन, क्योंकि रिएक्टेंट तो चेंज हो जाता है ना प्रोडक्ट में। तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब रिएक्शन खत्म हुआ तो ये तो दो नए सेट ऑफ कंपाउंड्स आ गए, और एक सॉलिड है एक गैस है। तो आप कह रहे हैं इनकी तो अपनी इंट्रोपीज होंगी, लेट्स से इसकी इंट्रोपी है 50, मैं अज्यूम कर रहा हूं ना, और इसकी इंट्रोपी है लेट्स से 200, assuming. So end of the reaction, the entropy value ended up with 250 in total. तो आप कहते हैं इसका मतलब है रिएक्शंस जब भी होंगे तो एंट्रोपी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है। तो या जो पहली वैल्यू थी उससे बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे इस केस में क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ गई है, राइट। आप कहते हैं इन दिस केस एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, and there may be a decrease. Therefore, for a reaction, we always measure entropy change. एंट्रोपीज नहीं मेयर के, हर रिएक्शन की क्या हमने लेनी होगी, मेयर और कैलकुलेट, मेयर और कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, जिसे बोलते हैं डेल्टा एस और डेल्टा एस नॉट, जिसे बोलते हैं डेल्टा एस और डेल्टा एस नॉट। आप देखें,
आप कहते हैं हेडिंग दें छोटा सा, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। उसके लिए आपने देखा एक पूरा फॉर्मूला है, डेल्टा एस नॉट। क्या फॉर्मूला है वो देखें। एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू, इधर देखो ये मैथमेटिकल साइन है, सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। Sum of entropies of products and reactants. ओके, देखें जरा ये फॉर्मूला, अब यही फॉर्मूला हमने वहां लगाया है। इधर देखो, आप कह रहे हैं अच्छा ये क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब ये एज्यूम्ड वैल्यूज हैं, उन्हीं को मैं यूज कर लेता हूँ। तो आप कहते हैं अच्छा इसका अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है तो सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। तो प्रोडक्ट में एक कैल्शियम ऑक्साइड है जिसकी एंट्रोपी थी हमारे पास 50, और दूसरा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी एंट्रोपी थी 200। दोनों के क्योंकि मोल 1 1 है, तो वरना मोल से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि ये जूल पर मोल है ना, तो जितने मोल होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में एक ही है 50, जो कि 50 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 250 माइनस 50 करेंगे तो this will be 200. This is called entropy change, and that is measured under standard conditions. This is called the entropy change. Right? So किसी भी रिएक्शन की entropy change जो है वो ऐसे मेजर की जाती है। ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जी अगर आपके पास वैल्यूज हैं फिर तो आप कर सकते हैं। छोटा सा हेडिंग दें, ये तो था ना कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, अब आप लिखें प्रिडिक्ट एंट्रोपी चेंज। कभी कभार एग्जामिनर आपको कह देते हैं कि अच्छा यार आप एंट्रोपी चेंज को ना प्रिडिक्ट करें। मिसाल के तौर पे इसी रिएक्शन को देख लें, अगर मैं आपको एंट्रोपी वैल्यूज ना दूं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और सिर्फ आपको कहूं कि अच्छा ये एक रिएक्शन है, इसमें बताओ जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा। जस्ट टेल मी, इज इट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, अ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। तो आपने एक काम करना है, आप कहते हैं जी नंबर वन, you just look at physical states of reactants and products। देखो जरा, आप कहते हैं जी मेरे जो रिएक्टेंट साइड है उसमें तो सिर्फ सॉलिड है, जब खत्म किया तो सॉलिड तो था ही था, साथ में क्या आ गई, गैस आ गई। तो अब आपको पता है गैसेस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको समझ आ गई कि अच्छा प्रोडक्ट साइड की तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो आप कह रहे हैं जी इस केस में एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। सो व्हेन एवर अ सॉलिड turning into liquid or a solid turning into gas or a solid even turning into aqueous, पानी में डिसॉल्व होता है ना, एक्वस बन जाता है, तो भी उसकी आपको पता है लैटिस ब्रेक हो जाती है, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तीनों केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी।
एंट्रोपी इंक्रीज करेगी और रिवर्स में जाहिर है अदर वे राउंड डिक्रीज करेगी। अगर लिक्विड सॉलिड में जा रहा हो, गैस लिक्विड में जा रहा हो, तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। वो कह रहा है अगर देर इज नो स्टेट चेंज, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस रिएक्शन, N2 plus 3H2 gives us 2NH3। अगर इस रिएक्शन में वो आपसे पूछे कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं जी इधर भी गैसेज हैं, इधर भी गैसेज हैं, तो क्या करें? कहते हैं जी इन दिस केस आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स, लुक एट नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप मोलर रेशो बोलते हैं। मोलर रेशो को देखिए, ओके। मोलर रेशो को देखेंगे तो आप कहते हैं जी 4 moles ऑन द रिएक्टेंट साइड, और अगर आप गौर से देखें तो 2 moles प्रोडक्ट साइड। 4 कैसे? इसको मैंने 3 और 1 को ऐड कर दिया, तो ओवरऑल क्या चेंज आया? 2 moles प्रोडक्ट साइड पे हैं, 4 moles रिएक्टेंट साइड पे हैं, तो ओवरऑल क्या चेंज आया? आप कहते हैं जी मोल्स कम हुए हैं, तो केओस कम हुआ होगा, डिसऑर्डरनेस कम हुआ होगा। आप कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, तो आप कहते हैं कि एंट्रोपी डिक्रीजेस with decrease in number of moles and increases with the increase। सो ये दूसरा तरीका है बच्चों, दिस इज हाउ यू प्रिडिक्ट द एंट्रोपी चेंज, राइट? कि किसी भी एंट्रोपी चेंज को आपने प्रिडिक्ट कैसे करना होता है, राइट? एंड दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट द एंट्रोपी चेंज। अब जैसे इस यहां तक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे उसके ऊपर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पे, राइट? यहां तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लुक एट दिस, ये देखो बच्चों, मैं ऊपर वाली स्टेम नहीं पढ़ रहा, जस्ट कम टू द पार्ट जो यहाँ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन। हर क्वेश्चन का एक स्टेम होता है ना, वो स्टेम नहीं पढ़ने की जरूरत। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एंट्रोपी। इनमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है? क्योंकि कोई डेटा तो गिवन नहीं है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इधर देखो बच्चों, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इधर देखो बच्चों, पहले प्रिडिक्शन में क्या करना होता है? पहले स्टेट चेंज देखनी होती है, फिर नंबर ऑफ मोल्स, अगर स्टेट चेंज इक्वल हो तो, ठीक है? देखो बच्चों, स्टेट चेंज देखते हैं। आप कहते हैं जी इधर देखो तो एक्वस है, इधर भी तो एक्वस है, तो ये तो समझो एक तरह से कोई चेंज ना हुआ। बट अगर आप इधर देखो तो सॉलिड है, और उधर देखो तो क्या है? गैस है। तो क्या लगता है, एंट्रोपी बड़ी होगी या कम होगी? रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड है, प्रोडक्ट साइड पे क्या है? गैस है। तो आप कह रहे हैं जी एंट्रोपी चेंज विल इंक्रीज। इंक्रीज होगा, या इसे कहते हैं पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस। वजह क्या है? आप कहते हैं जी सॉलिड टर्निंग इनटू गैस। एक्वस को तो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वो तो इधर भी था उधर भी था, तो आप कह रहे हैं वो तो एंट्रोपी ऑलमोस्ट सेम होगी। बट क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे एक सॉलिड था, तो अगर आप उसकी एंट्रोपी देखेंगे तो कम होगी। प्रोडक्ट साइड पे गैस है, तो उसकी एंट्रोपी है जाहिर है ज्यादा होगी। सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो ये सॉलिड है पोटेशियम क्लोराइड, इसे आपने पानी में डाला तो ये बन गया KCl एक्वस। ये भी आपको अभी भी सिखाया है, जब पानी में डिजोल्व होगा, लैटिस ब्रेक होगी, आयंस फ्री होंगे, कि हॉस डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, तो आप कहते हैं यस एंट्रोपी इंक्रीजेस और पॉजिटिव। और वजह क्या है? आप कहते हैं सॉलिड टर्निंग इनटू एक्वस,
लैटिस ब्रेक्स आयंस फ्री, लैटिस ब्रेक्स ना भी लिखें बट एक्सप्लेनेशन दे दें कि वो लैटिस ब्रेक होके आयंस फ्री हो जाते हैं। स्टीम कंडेंसिंग टू लिक्विड, व्हाट डू यू थिंक बच्चों अबाउट दिस? ये आप बताएं, ये स्टीम है कंडेंसिंग इनटू लिक्विड, क्या हो रहा है? डिक्रीज। यस आप कह रहे हैं जी गैस से लिक्विड बन रहा है तो डिक्रीज होगी जी, नेगेटिव वैल्यू होगी एंट्रोपी चेंज की। वजह क्या है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? gas turning into liquid. गैस टर्निंग इनटू लिक्विड। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे मैग्नीशियम कार्बोनेट कैन बी डिकम्पोज्ड। मैं चले इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं। कह रहे डेल्टा जी कैलकुलेट कर लें, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करें। तो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? जब डेटा गिवन हो, एंट्रोपी डेटा गिवन हो, तो फिर आपको क्या करना है? सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट। ओके, सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों का डेटा दिया हुआ है। जरा कैलकुलेटर निकालो आमना, मुस्तफा। 214, तो ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना है? 65.7। कितना बन गया देखें? 175.2। 175.2, और ये होता है जूल पर मोल पर केल्विन। एक बात याद रखना, बाज दफा वो हमें लेट से वो कहता है कि ये डेल्टा एस है, वो कहता है आंसर किस में दो। ये देखो क्या कह रहा है, आंसर किस में दो? किलो जूल। और ये क्या आता है? जूल। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। तो फिर क्या आंसर आ गया? 0.1752 किलो जूल पर मोल। बात समझ आ गई बात? राइट, विल कंटिन्यू दिस। कल इस पे डेल्टा जी पे बात करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। राइट, ओके। मैं टेस्ट का डेट आपको बताऊंगा, टेस्ट इस चैप्टर का होगा, बट मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह करा लूँ।